नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। देश भर में 45 जगहों पर लगा रोजगार मेला। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को किए नियुक्ति पत्र वितरित। कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का हो विकास। वित्तीय समावेश के लिए शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होने पर पीएम ने कहा, जनधन योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी निभाई बहुत बड़ी भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज गांधीनगर में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। क्षेत्रीय परिषद बुनियादी ढांचे सहित अनेक अहम विषयों पर हो रही है चर्चा। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक गांधीनगर में जारी। बैठक में प्रभावी वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र बनाने पर हो रहा है मंथन। मिस्र में जारी युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के MiG-29 दिखा रहे हैं अपनी ताकत। भारत सहित 6 अन्य देशों की सेनाएं हो रही हैं शामिल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। और आज है सावन महीने का अंतिम सोमवार। देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालु भोलेनाथ का कर रहे हैं जलाभिषेक। सबसे पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनको मजबूत करने का एक अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर अपना योगदान देंगे। और इस मौके पर पीएम मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार रोजगार मेले का यह आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से लबरेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चांद से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।
अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का समुचित विकास हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। और सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है। पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया। ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के भी 9 साल पूरे होने पर कहा कि योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। और रोजगार मेले के तहत पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आज चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रोजगार पाने वाले युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 51,000 परिवारों का दीपक, उनके लाडलों को
देश की आंतरिक जो और बाह्य सुरक्षा उसका दायित्व निभाने का अवसर और उस दृष्टिकोण से आज का यह प्रमाण पत्र आपके उज्जवल भविष्य के साथ एक निखार लाने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही रोजगार मेला में आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का रक्षा करने के लिए एक मौका मिला है हमको। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ आकर हमारे लिए बहुत ही गौरव और खुशी का पल है। हमें देश सेवा करने का मौका मिला, ये हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही सम्मान और खुशी का पल है। मैं प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम का जो है सराहनीय कदम का जो है अनुशंसा करता हूं, और युवाओं को रोज़गार मिले और उसके बाद अगर प्रशस्ति पत्र ऐसे अगर पब्लिकली दी जाएगी तो ये लोगों में अच्छा जो है जाएगा, इसका जो है युवाओं के में इसमें जॉब के प्रति, सरकारी जॉब के प्रति रुझान बढ़ेगी और उनको खुशी होगी जॉब मिलके जो है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ रोजगार मेला में आके। धन्यवाद। प्रधानमंत्री और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस तरह का रोजगार मेला जो है भारत के युवाओं को मोटिवेट करेगा और फ्यूचर में देश की सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद। SSC GD में कांस्टेबल, SSB में कांस्टेबल पद पर मेरा चयनित हुआ है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत आभारी हूँ। और देश भर में आज आयोजित हुए रोजगार मेलों की कड़ी में ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई दी। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाकर 10 लाख बच्चों को रोजगार से जोड़ने का जो निर्णय किया, यह निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है और अभिनंदनीय है कि आप एक तौर से नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, बल दे, जिससे आप अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। 2022 के नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था तो ये ना फरवरी में मेरा एग्ज़ाम हो गया था। इन्होंने बहुत फास्ट तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न किया है। आज 28 अगस्त है, मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए इधर आई हूँ और मेरा मतलब फाइनली सिलेक्शन हो गया। अभी तक में सबसे फास्ट भर्ती है, यानी मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा ज्वाइनिंग लेटर जो है इतनी जल्दी प्रोवाइड कराया है। भारत सरकार को बहुत बहुत आभार हूँ कि इतनी जल्दी भर्ती पूरी करवाई। अभी तक के इतिहास में सबसे जल्दी भर्ती पूरी इसी साल हुई है। इस पूरी प्रोसेस में बहुत अच्छा रहा। ज़्यादा पेपर हो गया था पहला तो इंदौर ही पड़ गया था, मतलब मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा पेपर देने के लिए। उसके अलावा जब मैं फिजिकल हुआ था मुझे अराउंड ही पड़ गया था इंदौर के आसपास, तो मैं बढ़वा गया था। धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि आज जो इतनी जल्दी उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पूरी करी है, संपन्न करी है। आप मान सकते हैं 8 मंथ में भर्ती प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो गई। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, इतना सोचा नहीं था और बहुत जल्दी हो गया। बहुत हमें आसान लगा सर। हमें बेरोजगार युवकों को इतनी जल्दी रोजगार देना ये बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है जो उन्होंने की हमारे लिए। ये भर्ती तो बहुत जल्दी ये पूरी हुई है क्योंकि इसमें मिशन मोड में रख दिया था इसको, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हुई है ये। और इस बड़ी खबर में हमारे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ बेंगलुरु से आयशा खनम और साथ ही साथ असम के गुवाहाटी से हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल बोरा इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आयशा, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, युवाओं की आ रही हैं, वो बहुत खुश हैं क्योंकि अमृतकाल में इन युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए एक मौका दिया गया है सरकार की तरफ से। वहाँ के युवाओं की, बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के युवाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम कर्नाटक में बेंगलुरु में BSF कैंपस में हैं और यहाँ पर करीब 224 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं और ये तमाम नियुक्ति पत्र जो है BSF, CRPF, ITBP और इन तमाम जो सेना के टुकड़ियाँ हैं उनके नियुक्ति के लिए दिए गए हैं। और ये जो इस रोजगार मेले का उद्देश्य ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे ये नियुक्ति पत्र न केवल इन युवाओं के लिए
रोजगार का जरिया है, बल्कि ये सशक्त युवा और समर्थ राष्ट्र बनाने की बनाने के लिए एक जरिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए ये अपॉइंटमेंट लेटर्स इन युवाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे साथ कुछ देर पहले महिलाएं थी, कुछ लड़कियां थी जो कर्नाटक के दूर दराज के इलाकों से आती है, जैसे बीजापुर है, रायचूर है और कई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले युवाओं को रोजगार मिलना, केंद्र के अहम पदों पर इनकी नियुक्ति होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि ये युवा जो है न्यू इंडिया की पूंजी है, न्यू इंडिया की नींव है। तो ये नियुक्ति पत्र इनके लिए महज नौकरी का जरिया नहीं, इनके लिए महज रोजगार के लिए जरिया नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। और उनके साथ उन्होंने एक कामयाबी के गुर भी उन्हें बताए हैं कि कैसे वो अपने आप को स्किल करते रहे, भले ही वो सुरक्षा बल फोर्सेस में रहे या फिर सीआरपीएफ में, लेकिन वो अपनी स्किल बढ़ाते रहे ताकि ये स्किल के जरिए वो अपने आप को हर पद और हर ड्यूटी करने के लिए काबिल बना सकें। इसके अलावा उन्होंने इन तमाम युवाओं को योगा करने की भी सलाह दी। तो देखिए, आप नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें एक दिशा भी दे रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी इस अपॉइंटमेंट को देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें और कैसे जो तमाम युवा पीढ़ी है, दूसरी युवा पीढ़ी जो देख रही है, आगे आने वाली युवा पीढ़ी, उन्हें भी प्रेरित करे। तो ये आज का जो रोजगार मेला रहा बेंगलोर में बीएसएफ के कैंपस में, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात। खासकर एक और युवक जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर है, लेकिन वो खासकर बीएसएफ में ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो अपनी इस स्पेशलाइजेशन के जरिए बीएसएफ में रहकर देश की सेवा बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखिए, हर एक की एक गोल है, एक उनकी आकांक्षाएं हैं। और खासकर दूर दराज से गांव से आने वाले लड़के युवतियों को जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, ये उनके लिए एक कामयाबी का गुर है, ये दूसरे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। बिल्कुल आयशा, हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करें गुवाहाटी का। हमारे सहयोगी कमल इस वक्त आप देख सकते टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। कमल, अब जबकि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, हम सभी 2023 इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना और जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, न्यू माइंड्स, न्यू आइडियाज़ और नए भारत के निर्माण में इन युवाओं का बहुत अहम रोल साबित होने वाला है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं गुवाहाटी के युवाओं? जी बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, जिन जिन लोगों को आज ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, सभी बहुत खुश है क्योंकि एक नौकरी मिलना आज के ज़माने में जिस समय देश जूझ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो यहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, इसको सुधारने की जो कोशिश है, ये कोशिश में आसाम के लोग भी आज भागीदार बन पाए हैं। आसाम के लोगों को भी ये कोशिश ने बेनिफिट दिया है, इससे काफ़ी लोग खुश है यहाँ पे। मैं खासकर आपको बताना चाहूँगा, जो आज के ज़माने में जो स्कीम का बेनिफिट बेंगलुरु या फिर केरल या फिर मुंबई, दिल्ली में मिलता है, वो स्कीम का बेनिफिट आज के ज़माने में नॉर्थ ईस्ट को भी मिलता है। ये संभव हो चुका है। ये जो एनडीए सरकार आए थे तो 2014 से हर बार प्रधानमंत्री जी ये दोहराते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो नॉर्थ ईस्ट को साथ में लेके जाने का ये जो प्रयास है, आज के दिन भी ये साबित होता है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, पूरे असम में 2 ऐसे रोजगार मेला यहाँ पे हुआ है। एक हुआ है सिलचर में जो बोराक वैली में है और ब्रह्मपुत्र वैली में गुवाहाटी में हुआ है। और कुल मिला के दोनों ही जगहों में लगभग 450 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। तो काफी खुश है। और ये जो लोग हैं, जिन को नौकरी मिला है, ये कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र से नहीं है, शहर से भी है, गांव के दूर दराज एरिया से भी है। तो ये एक ही चीज जाहिर करता है कि गांव के कोने में रहने वाले लोग इस रोजगार मेले के वेबसाइट के जरिए अप्लाई करके अपने मेहनत के जरिए जो ये नौकरी पाने का जो ये अचीवमेंट है, ये काफी एक चीज बता है कि प्रधानमंत्री की हर एक स्कीम हर देश के हर एक कोने कोने में जाकर लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इस चीजों से काफी खुश है। और पहले मैं जब बात कर रहा था उन लोगों से जिनको ये मिला है, उन लोगों को यह कहना है कि आज के ज़माने में इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से नौकरी मिलना, और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर पोस्ट बाय पोस्ट नहीं आया है, हम लोग को बुला के सम्मान दे के स्टेज पे एक मंत्री के द्वारा हमको दिया जा रहा है। तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित है। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी जो सरकार की जो कोशिश है, रोजगार मेले के जरिए 10 लाख लोगों को जो नौकरी पहुँचाने देने का जो कोशिश है, इस कोशिश को देख के डेफिनेटली हर एक क्षेत्र के लोग प्रोत्साहित होंगे, आगे आने की कोशिश करेंगे और इस स्कीम के बेनिफिट लेना चाहेंगे। और आसाम में लोग काफी खुश है इस रोजगार मेले से।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलुरु से, और कमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को, प्रतिक्रियाओं को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ दो और साथी पटना से सलमान हैदर भी जुड़ चुके हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी धीरज भी जुड़ चुके हैं। सलमान, मैं आपके पास आना चाहूँगा पटना, और हमने कुछ प्रतिक्रियाएं वहाँ के लोगों की सुनी। मेरा सवाल यही है, और मुझे लगता है कि आज जब इस प्रोग्राम को बहुत से लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आने वाले 25 साल जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का स्वर्ण काल है, एक विकसित भारत हमें बनाना है, ऐसे में इन युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को विकसित भारत की श्रेणी में कैसे लाएं। इस लिहाज से आज का दिन इन तमाम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक अमृत रक्षा शब्द का इस्तेमाल किया, और ये आज साफ तौर पर देखने को मिलता है। जो सेंट्रल पुलिस संगठन है, केंद्रीय पुलिस संगठन है, उन्हीं पर आधारित थे आज के नियुक्ति पत्र जो वितरित किए गए हैं। और अगर आपने ध्यान से सुना हो, जो पहला फाइट था, एक बच्ची थी रीता, जिसका एसएसबी में सिलेक्शन हुआ है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल में, लेकिन वो इतनी उत्साहित है और उसने ये भी कहा कि जो मौका हमें सरकार की ओर से मिला है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और देश की सेवा का जो अवसर है अभी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में भी आज ऐसा ही आयोजन था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो सारे नियुक्ति पत्र हैं, दरअसल जो फीडबैक हमें मिला अभ्यर्थियों से कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, ये अभूतपूर्व है। और एक टॉप लेवल के केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा ये एक तरह से इंडक्शन है, जो कि सरकारी नौकरी में अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं और वो क्या करना चाहेंगे आकर के नौकरी में, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, ये साफ तौर पर आज के या इससे पहले के जो 8 एपिसोड हुए हैं इस तरह के रोजगार मेले के, उसमें साफ तौर पर झलका है। और खास तौर से अभ्यर्थियों में बहुत खुशी है ट्रांसपेरेंसी को लेकर के और स्पीड को लेकर के। जिस तीव्र गति से उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खुशी का पल है। ऐसा लगा। जी, सलमान बने रहे हमारे साथ। रुक करेंगे दिल्ली का, हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं। धीरज, राजधानी दिल्ली के युवाओं को भी नियुक्ति पत्र आज सौंपे गए हैं, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन युवाओं की? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बीएसएफ कैंप चावला में मौजूद था और वहां पे काफी संख्या में युवा पहुंचे थे जिन्हें की नियुक्ति पत्र मिलनी थी, और उन्होंने जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र मिली। ये ऐसे युवा थे जिनकी नियुक्ति अर्धसैनिक बलों में हुई थी, और जैसा कि आज आपने प्रधानमंत्री का जो बयान सुना, उनका जो भाषण सुना, उस भाषण में उन्होंने जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों के बारे में जिक्र किया, उनकी परीक्षाओं के बारे में जिक्र किया, जैसा कि उन्होंने बताया कि कैसे जो अर्धसैनिक बलों की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो चयन प्रक्रिया है उसको आसान बनाया गया है। जो 13 जो स्थानीय भाषा है, उन स्थानीय भाषाओं में ही उनकी परीक्षा हो रही है। पहले 2 ही भाषा हुआ करती थी, और जैसा कि उन्होंने बताया कि कैसे जो मातृभाषा, जो स्थानीय मातृभाषा का जो प्रचलन है वो बढ़ा है इन परीक्षाओं के जरिए। दूसरी तरफ जहां तक आपने युवाओं की बात करी, तो आज उन्होंने युवाओं के लिए जो रोजगार की जो बात है, उन्होंने अपने रोजगार जो उनके द्वारा उठाए गए कदम है उनकी बात उन्होंने रखी। आज उन्होंने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र का जिक्र किया कि कैसे भारत का जो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है वो 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और उसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने टूरिज्म सेक्टर का जिक्र किया कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है किस तरीके से विकास कर रहा है। उन्होंने ये बताया कि 21 लाख करोड़ रुपए का हमारा टूरिज्म सेक्टर है और आने वाले वर्षों में 13 से 14 करोड़ युवाओं के लिए इसमें रोजगार है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा जैसा कि शुरुआती दौर में ही उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री का जिक्र किया कि कैसे भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने जो आज जिक्र किया, आज उन्होंने जो चर्चा की, उस चर्चा का लबोलुआब यही था कि भारत जिस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है उस आर्थिक प्रगति के
उस हिस्से में हमारे देश के युवाओं की आकांक्षाएं भी हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर भी हैं, उनके लिए सुविधाएं भी हैं। और जिस प्रकार से ये देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से, और जैसा कि उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र किया कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, और भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल जो बनाने वाला देश बन गया है। और आने वाले दिनों में भारत का मोबाइल जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ से बिक्री के लिए जाएगी। तो इस तरीके का जबकि विकास का अवसर हमारे पास सुनिश्चित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो जरूर खुलेंगे। और यही उत्साह आज बीएसएफ चावला कैंप में जो बच्चे पहुंचे थे उनके चेहरे पे भी था। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि जिस प्रगति से हमारा देश आगे बढ़ा है, ऐसे में जो रोजगार की जो संभावनाएं हैं, रोजगार के जो अवसर हैं, उसमें जरूर इजाफा हो रहा है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका भी, और सलमान आपका भी पटना से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। गरीबों और निर्धनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर करने के मकसद से 9 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। आज इस योजना से जहां विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है, तो वहीं योजना से 1 लाख रुपए का बीमा कवर भी खाता धारकों को निःशुल्क दिया जा रहा है। ये है महाराष्ट्र के अकोला जिले की नंदा शिंदे। इन्होंने अपना जनधन खाता खुलवा रखा है। नंदा शिंदे को अपने जनधन खाते में सारी सुविधाएं मिलती हैं। इन्होंने अपने खाते को डीबीटी इनेबल्ड करा रखा है, जिसकी बदौलत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और गैस सब्सिडी का पैसा सीधे इनके खाते में पहुंच जाता है। इनका कहना है कि कोविड महामारी के दौरान जनधन खाते ने इन्हें बड़ा सहारा दिया। जनधन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है। कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपये मिले थे और उज्ज्वला गैस भी मिला। इस योजना से बहुत लाभ हुआ और बैंक में सब लेडीज का सम्मान होता है। जनधन योजना घरेलू महिलाओं के लिए भी काफी कारगर साबित हुई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। कई महिलाएं इससे पहले बचत खाते के बारे में जानती भी नहीं थीं, लेकिन अब वो अपने खाते में अपनी बचत को जमा करती हैं। जनधन में मेरा खाता खुलवाया था, उसी में 3 चक्कर 500 रुपये आया है। उसी पैसा से मेरा काम चला है। लॉकडाउन में उस पैसे परेशान थे तो 500 रुपया 3 चक्कर आया। वो मोदी सरकार के पैसे से हमारा बहुत काम चला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा जनधन योजना के अंतर्गत खाता है, जिसमें मुझे 3 किस्तों में पैसा मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हम 0 बैलेंस खाता खुलवाए थे, जिसमें हमारा 500 रुपया आया था लॉकडाउन में। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था।
प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने अपना खाता खुलवाया था 0 बैलेंस से, जिसमें 1 भी रुपया नहीं लगा था। जब हमारे पास कोई पैसा नहीं था तो उसी पैसे से हमने अपना काम चलाया। इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी महिलाएं जन धन खाता खुलवाकर खुश हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो जनधन योजना चलाई गई थी वो सारी महिलाओं के लिए, सारे पुरुषों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना थी। इसके द्वारा हम बैंकिंग से जुड़े। पहले तो किसी लोगों के अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके माध्यम से सभी के अकाउंट हो गए, पैसे भी नहीं लगे उसमें। और उसमें जो सरकारी योजनाओं के जो भी पैसे आते हैं सीधे डायरेक्ट अपने अकाउंट में आ जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है किसी भी प्रकार के पैसे आते, डीबीटी वगैरह सब कुछ रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पैसा सीधा सरकार उसमें आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनधन योजना चलाई है उससे हम सब महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो हमारा 0 बैलेंस पे खाता खुल गया, हम बैंकिंग सेवा से जुड़ गए। हम और सरकार की जो भी योजना से पैसे आते, जैसे लॉकडाउन में भी मोदी जी ने जो पैसे डाले थे वो हमारे आसानी से हमारे खाते में आ गए थे। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। और अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई है उसके पैसे भी हमारे उसी खाते में आ रहे हैं, तो हमें बहुत आसानी होती है और हमारी छोटी मोटी जो बचत हो जाती है वो भी हम बैंक में जमा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जनधन खाते खुलवाए थे उससे हम बैंकिंग से जुड़ गए। उसके अलावा हमारा जो भी पैसा आता है हम बचत उसी में कर रहे हैं और महिलाओं को भी हम जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। बरेली की महिला लाभार्थियों को उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निकली है, इससे हमें बहुत लाभ मिले हैं। 3 बार 500 रुपये आ चुके हैं हमारे खाते में। और ये बचत खाता है, सरकार ने 500 रुपये दिए थे लॉकडाउन में सब लोगों को। जनधन खाते से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं हमें। लॉकडाउन में भी पैसे आए तो आराम ही है इससे। और जो सरकारी सुविधाएं आ रही वो भी इसी में आ रही हैं सारी। ये जो जनधन खाता खुला था इसमें लॉकडाउन में हमारे पैसे आए थे 500 रुपये 3 बार आ चुके हैं। ये सरकार की अच्छी योजना है जिससे सब महिलाओं को अच्छा लगा है। बहुत फायदा हो रहा है। अब तो फ्री में खाते खुले थे, पैसे भी नहीं हुए थे और फिर सरकार ने पैसे भी भेजे थे, इसीलिए खाते खुलने से बहुत लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इससे जहां एक ओर वंचितों को लाभ मिल रहा है तो वहीं महिला सशक्तिकरण की नई इबारत भी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात ताज़ा खबर की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक इस वक्त जारी है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रशासक के अलावा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव, सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय गृह सचिव, सचिव अंतर्राज्य परिषद और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। दरअसल क्षेत्रीय परिषद 2 या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नियमित संवाद और चर्चा के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम के जरिए सहयोग बढ़ाने का एक मंच प्रदान करती है। और अब एक नजर कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मशहूर तेलुगु अभिनेता एनटी रामाराव के शताब्दी समारोह पर उनकी याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने
एनटीआर को याद करते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन अभिनेता तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने जन कल्याण के लिए भी अपना अहम योगदान दिया। एक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता एक जनसेवक और नेता के रूप में भी उतनी ही व्यापक बनी रही। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व और कर्मठता के बल पर भारतीय राजनीति के एक अनोखा अध्याय और शुरू किए थे। उन्होंने जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काम न करना और हमेशा विवाद पैदा करना आम आदमी पार्टी का मॉडल है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हमेशा जनता को बरगलाती रहती है। आम आदमी पार्टी का एक मॉडल है, ना काम करो ना करने दो, केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जहां पर केवल विवाद और विवाद हो। और सही मायने में दिल्ली हो या पंजाब हो, ये आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का मॉडल जब देश के सामने आता है तब इनको अपना चेहरा बचाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस की चर्चा करते हैं और उसमें पूरी तरह से बेनकाब आम आदमी पार्टी होती है। दिल्ली में इनके मंत्री अपने घरों पर थे, रिश्तेदार के पास गए थे, लेकिन आरोप लगा दिया कि ना जाने कौन ले गया, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया। वही इन्होंने पंजाब में किया। ये किस तरह की सरकार है? और भाजपा के खिलाफ गठबंधन बना रहे विपक्षी दलों पर भी अनुराग सिंह ठाकुर ने हमला किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब जानती है और इस बार भी जनता पीएम मोदी को ही अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। ओबीसी का अपमान करें, फिर माफी ना मांगे, फिर कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। ये घमंड और अहंकार इनको कहीं नहीं ले जा सकता। ये पहले भी कई गठबंधन बने, देश की जनता ने उनका स्थान दिखा दिया। और अब खबर मणिपुर से है, जहां सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित चुराचांदपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा सिलचर और आइजोल के माध्यम से जरूरी चीजों की वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन शुरू कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत और उपलब्धता पर समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। खुदरा और थोक कीमतों पर रिपोर्ट करने के लिए स्वायत्त जिला परिषद के कर्मचारियों के साथ उप विभागीय अधिकारियों द्वारा मूल्य रिपोर्टिंग केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। बाजार की कीमतों में हेरफेर करने वाले जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति जिले तक पहुंच बना रही है। सुरक्षा बलों की मदद से ही हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है। वहीं चावल, गेहूं, आटा, दाल, खाद्य तेल, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक सहित कुल 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर एक जिला स्तरीय कमेटी भी निगरानी कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ज्ञानवापी मामले में पोषणीयता के सवाल पर आज फिर से सुनवाई करेंगे। इस मामले में इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इससे पहले प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी, जिसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। जस्टिस प्रकाश पाड़िया का स्थानांतरण हो जाने के कारण ये याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश को सुपुर्द की गई थी। बात मौसम की जाए तो मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बहुत अधिक बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। आज और कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान केरल और आसपास के तमिलनाडु में गर्म और नम मौसम रहने की संभावना है। सावन में सोमवार का बड़ा महत्व होता है और इस बार सावन में अधिमास पड़ने की वजह से सावन में 8 सोमवार हुए हैं। सावन का काशी में बड़ा ही महात्म्य है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आखिरी सोमवार को लोग दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक
करा रहे हैं। सावन तो 2 महीना का लगा था, 2 मास, पहला शुद्ध मास, फिर अधिक मास, फिर शुद्ध मास। 8 सोमवार पड़ा था, तो इसमें 4 सोमवार, 4 हफ्ते का अधिक मास और 4 हफ्ते का शुद्ध मास। तो जो 4 हफ्ते का सोमवार हुआ था, सबसे आखिरी सोमवार सोम प्रदोष का अधिक महत्व कहा गया है। बढ़ेंगे आगे। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें सिंचाई के स्रोतों, निर्मित सिंचाई की क्षमता, संभावित उपयोग और स्वामित्व जैसे मापदंडों पर एक विस्तृत जानकारी जुटाई गई है। इसका मकसद प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए लघु सिंचाई क्षेत्र का व्यापक और एक विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। तो आज के न्यूज लेंस में आइए जानते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट और इस ये आंकड़ों के क्या कुछ महत्व हैं। लघु सिंचाई योजनाएं न सिर्फ कम समय और कम निवेश में तैयार हो जाती हैं, बल्कि इसका लाभ भी किसानों को तुरंत पहुंचता है। संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ देश भर में छठी लघु सिंचाई गणना कराई गई, यानी इस बार 2017-18 तक के आंकड़े लिए गए हैं। इससे पहले अब तक संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000, 2001, 2006, 2007 और 2013-14 के साथ ऐसी 5 गणनाएं कराई जा चुकी हैं। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी रिपोर्ट बताती है कि 5वीं गणना की तुलना में इस बार लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 14,20,000 की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भूजल योजनाओं में 6.9% और सतही जल योजनाओं में 1.2% की वृद्धि हुई है। भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल शामिल हैं, जबकि सतही जल योजनाओं में सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाएं शामिल हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2,31,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें 94.8% यानी 2,19,30,000 भूजल योजनाएं हैं और महज 5.2% यानी 12,10,000 योजनाएं ही सतही जल पर आधारित हैं। लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और इसके बाद कम गहरे, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल हैं। सभी लघु सिंचाई योजनाओं में से 97% उपयोग में हैं, जिनमें कम गहरे और मध्यम ट्यूबवेल सबसे आगे हैं। राज्यों की बात करें तो देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं, जबकि सतही जल योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य है। कम गहरे ट्यूबवेल में उत्तर प्रदेश, मध्यम ट्यूबवेल में कर्नाटक और गहरे ट्यूबवेल में पंजाब अग्रणी राज्य है। अधिकांश लघु सिंचाई योजनाएं लगभग 96.6% निजी स्वामित्व में हैं। भूजल योजनाओं में निजी स्वामित्व की हिस्सेदारी 98.3% और सतही जल योजनाओं में 64.2% है। पहली बार व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में लघु सिंचाई योजना के मालिक की लैंगिक स्थिति के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में से 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। लगभग 60.2% योजनाओं में वित्त का एक ही स्रोत है, जबकि 39.8% योजनाओं में वित्त के एक से अधिक स्रोत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, हमें एडिस मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे।
और अब बात G20 से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। G20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों की गोलमेज बैठक की दूसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में उसकी शुरुआत हो गई है। G20 प्रतिनिधि गांधीनगर गुजरात में समावेशी वैश्विक विज्ञान सलाह की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के गोलमेज सम्मेलन की इस बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 4 सत्र आयोजित किए जाने हैं। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें। बात नीरज चोपड़ा की। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने अपना पदक देश को समर्पित किया है और सभी देशवासियों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने थे, अभी वर्ल्ड चैंपियन है। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज के स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज ने एक बार फिर देश और प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत पर उनके पूरे परिवार को गर्व है। नीरज के पूरे परिवार को पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होगा। क्या कुछ कहना है नीरज के परिवार के लोगों का, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है, तो इस इतिहास रचने के पीछे नीरज की तो कामयाबी है ही, लेकिन परिवार के लोग उनकी इस कामयाबी को कैसे देख रहे हैं सीधे उन्हीं से ही जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ उनके परिवार के नीरज के पिता, नीरज के दादा और नीरज के चाचा जो हैं वो तीनों मौजूद हैं, और अब उनसे ही जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं अपने बेटे की इस कामयाबी को, क्योंकि वाकई बहुत दबावपूर्ण रहा मुकाबला और एक दबाव में जीत को तय करना, कैसे इस पूरी उपलब्धि को देखते हैं? देखो, हमें तो पूरी उम्मीद थी, देश को भी पूरी उम्मीद थी कि अपने देश के लिए बढ़िया प्रदर्शन करेगा, और वो उस प्रदर्शन पे खरा उतरा। तो हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे परिवार को ये सौभाग्य मिला है कि वो बच्चा हमारे परिवार में जन्मा है। हम तो एक ही बात मानते हैं कि हर परिवार में ऐसा बच्चा जन्मे जो देश का नाम रोशन करे। हमारे साथ नीरज के दादाजी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अब इस पूरी उपलब्धि को कैसे देख रहे हैं। जब पिछली बार नीरज का सिल्वर मेडल आया था तब भी आपने यही कहा था कि कोई नहीं, इस बार सिल्वर आया, अगली बार गोल्ड आएगा। तो ये जो यकीन है वो किस बिना पर टिकता है आपका? उसकी मेहनत को देखते हुए हमें है भाई वो अच्छा ही करेगा, ईमानदार है, मेहनती है, और उसको पीछे घर की भी सोच और देश की भी सोच रखता है वो। हमारे साथ
नीरज के चाचा भीम चोपड़ा हैं और उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो लगातार नीरज की जो भी गतिविधियां होती हैं उन पे बहुत करीब से नज़र रखते हैं। तो ये बताइए, इन गतिविधियों पर भी आपकी बहुत नज़र थी, लेकिन आपका जो कहना चाहिए कि एक सुपरस्टिशियसपन था कहीं पे, कि आप कहीं पे भी मैच आपने बैठ के नहीं देखा, आप अंदर और बाहर कर रहे थे, क्या कुछ था वो, आप ये थोड़ा बताइए। बस वो कुछ मन की बात होती है। मैं कभी नीरज का मैच देखता नहीं, मैं हमेशा लाइव अपडेट फ़ोन पर ही लेता रहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला था, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, तो क्या एक प्रेशर आप खुद पे भी एक फील कर रहे थे कि क्योंकि मुकाबला कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच होता जा रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि सिर्फ एक ये गेम है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बेटा वहाँ पर है, कुछ ना कुछ बेहतरीन ही करके आएगा वहाँ से? देखिए, ये प्रेशर ना ही तो भारत पाकिस्तान का था ना ही किसी और का। वहाँ पर 12 देशों के बारह खिलाड़ी खेल रहे थे, वो अलग अलग देशों के थे, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि 3 खिलाड़ी हमारे देश से खेल रहे थे। तो ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, बस एक संभावनाओं के चलते हम पहले से ऐसा कोई संभावित बात तो सोच सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी वो रिजल्ट के बाद ही आती है। तो वाकई ये जो है परिवार के लोग इस बात पे पूरा विश्वास रखते हैं कि मेहनत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, भले ही जो रिज़ल्ट है वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक जो शब्द मेहनत बना है उससे आदमी को शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। और वही बात जो है वो कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है वो नीरज को हरदम उनके जहन में इस बात को सामने रखते हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, खंडरा गांव, पानीपत। और वहीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज में भारत की पारुल चौधरी ने 11वां स्थान हासिल किया। फाइनल में पारुल चौधरी ने 9 मिनट 15 सेकेंड और 31 मिनी सेकेंड का समय निकालकर 11वें नंबर पर रहीं। हालांकि उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाने में सफलता पाई। इसी के साथ उन्होंने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। खबर फ्रांस से है, जहां की सरकार ने एक बार फिर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर बैन लगाया जाएगा। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अबाया को स्कूलों में नहीं पहना जाएगा। ये फैसला फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पहनने पर महीनों तक चली चर्चा के बाद लिया गया है। फ्रांस में पहले से ही पारंपरिक रूप से महिलाओं को हिजाब पहनने से बैन किया गया है। फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में धार्मिक संकेतों पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस ने इससे पहले स्कूलों में हेड स्कार्फ पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इतना ही नहीं, 2010 से फ्रांस में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि फ्रांस के इन फैसलों के विरोध भी हुए हैं, लेकिन प्रतिबंध अभी भी जारी है। मिस्र में युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भारतीय वायुसेना शामिल हो रही है। भारतीय वायुसेना ने इसके लिए अपने बेड़े में 5 MiG-29 लड़ाकू विमान भेजे हैं। इनके अलावा 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अपने विशेष बल के जवान भी मिस्र भेजे गए हैं। 21 दिनों तक चलने वाला ये युद्धाभ्यास रविवार से काहिरा एयरबेस पर शुरू हो गया है। मिस्र और भारत के अलावा इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं शामिल हो रही हैं। वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि भारतीय बेड़े में 5 MiG-29 लड़ाकू जेट, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्स गरुड़ के कमांडो और स्क्वाड्रन 28, 77, 78 और 81 के जवान भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा भारतीय सेना के 150 जवान भी इस बेड़े का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सीरियाई शहर स्वीडा में रविवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। सत्ता के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया। जानकारी के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर दक्षिणी पश्चिमी ड्रूज शहर में सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय को बंद करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों पर अप्रत्यक्ष रूप से नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए कुछ चौकियों को भी खाली कराया गया है। उष्णकटिबंधीय तूफान इदालिया से फ्लोरिडा में तूफान की आशंका है।
यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान के कारण 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एनएचसी ने तूफान पर एक वीडियो अपडेट कर कहा है कि फ्लोरिडा क्षेत्र में विशेष रूप से तूफान की संभावना है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।